नमस्ते। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि कैसे सिर्फ कुछ ही दशकों में साहित्य का पूरा मिजाज ही बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य के ऐसे ही दो दौरों की, जैकोबियन और कैरोलिन युग। ये एक के ठीक बाद आए, लेकिन यकीन मानिए दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। तो सवाल ये है कि आखिर बदला क्या? मतलब सिर्फ 40 साल के अंदर अंदर साहित्य जो है वो बदला लेने वाले अंधेरे नाटकों से निकलकर सीधे राजनीतिक कविताओं तक कैसे पहुंच गया? बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले सफर शुरू करते हैं जैकोबियन युग से। इसका नाम पड़ा राजा जेम्स प्रथम के नाम पर। और ये दौर कह सकते हैं साहित्य में अपने एक बहुत ही डार्क और बेचैन करने वाले मूड के लिए जाना जाता है। तो ये दौर चला 1603 से 1625 तक, बिल्कुल राजा जेम्स प्रथम के शासनकाल के साथ साथ। अब देखिए ये समय था एलिजाबेथन युग के जो सुनहरे दिन थे ना, उनके ठीक बाद का। और जो बदलाव था वो हवा में साफ साफ महसूस हो रहा था। यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया ना, वो था साहित्य के मूड में। वो जो एलिजाबेथ के दौर का एक आशावाद था, एक पॉजिटिविटी थी, वो सब खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह अब आ गई थी निराशा और एक तरह का सिनिसिज्म, मतलब इंसानी इरादों पर शक करने वाला नजरिया। अब कहानियों का फोकस था भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और इंसानों की कमजोरियों पर। और इसी माहौल ने जन्म दिया रिवेंज ट्रेजेडी को, यानी बदले की खूनी कहानियों को। तो एक बात जो बिल्कुल याद रखनी है वो ये है कि इस दौर की जो असली धड़कन थी ना, वो थिएटर के मंच पर सुनाई देती थी। अंधेरा, हिंसा और बदले की बेरहम कहानियां, बस इन्हीं का राज था। और इस मंच का एक बहुत बड़ा स्टार कौन था? बेन जॉनसन। उनके नाटक जैसे कि वोल्पोन और द एल्केमिस्ट कमाल के सटायर थे, मतलब तीखे व्यंग। वो समाज के लालच और भ्रष्टाचार का मजाक भी उड़ाते थे और उस पर जोरदार हमला भी करते थे। और फिर आते हैं जॉन वेबस्टर। इनका नाम तो समझिए रिवेंज ट्रेजेडी का दूसरा नाम ही बन गया था। उनका जो नाटक है द डचेस ऑफ माल्फी, वो इस दौर की क्रूरता और त्रासदी का शायद सबसे यादगार और डरावना उदाहरण है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे पलटें। अब हम आ गए हैं कैरोलाइन युग में, राजा चार्ल्स प्रथम का दौर। और यहाँ राजनीतिक माहौल और साहित्य का फोकस दोनों ही पूरी तरह बदलने वाले थे। इसकी जो टाइमलाइन है ना, वो अपने आप में ही एक पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1625 में ये दौर शुरू हुआ और ये पूरी तरह से एक राजनीतिक तूफान से घिरा हुआ था। और इसका अंत तो और भी ज्यादा नाटकीय था। एक भयंकर गृहयुद्ध और सोचिए खुद राजा की फांसी। अब इस राजनीतिक भूचाल का असर वो सीधा सीधा साहित्य पर पड़ा। स्टेज मतलब मंच अब खामोश होने लगे थे। उनकी जगह ले ली थी कागज और कलम ने। कविता अब विचारों को सामने रखने की नई आवाज बन गई थी। लेखन पर राजनीति और धर्म, ये दोनों चीजें हावी हो गई। और आखिरकार 1642 आते आते तो थिएटरों पर ताले ही लग गए। और इसी दौर में सामने आए कैवेलियर पोएट्स। अब कैवेलियर शब्द का मतलब था शाही समर्थक, घुड़सवार। और सच पूछिए तो इन कवियों की कलम भी किसी तलवार से कम नहीं थी, राजा के लिए पूरी तरह वफादार। इनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और शाही निष्ठा के गीत होते थे। रॉबर्ट हेरिक और रिचर्ड लवेलेस इस ग्रुप के सबसे बड़े नामों में से थे। तो एक तरफ तो ये थे और दूसरी तरफ थी मेटाफिजिकल पोइट्री। ये कविताएं कह सकते हैं दिमाग को उलझा देने वाली पहेलियों जैसी थीं। ये बड़े बड़े सवालों से टकराती थीं, जैसे ईश्वर क्या है, प्रेम क्या है, मृत्यु क्या है। ये दिमाग की एक जबरदस्त कसरत थी और जॉर्ज हर्बर्ट इसके एक बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। और हाँ, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि इसी सारी उथल-पुथल के बीच अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा सितारा चमकने की तैयारी कर रहा था जो आगे चलकर महानायक बना। जी हाँ, जॉन मिल्टन। वो इसी दौर में अपनी कलम की धार तेज कर रहे थे। तो ठीक है, अब हमने दोनों युगों को अलग अलग तो समझ लिया। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का, एक सीधी तुलना करने का। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है जेम्स प्रथम का जैकोबियन दौर, जो मंच पर अंधेरे और हिंसा से भरा था। और दूसरी तरफ चार्ल्स प्रथम का कैरोलिन दौर, जहां लड़ाई कलम से यानी राजनीति की लड़ी जा रही थी। एक दौर का हीरो था बदला लेने वाला कोई ट्रैजिक किरदार,
तो दूसरे दौर का हीरो था राजा का वफादार कवि। कितना बड़ा फर्क है। तो अगर एक लाइन में सबसे बड़ा फर्क समझना हो तो वो यही है, जैकोबियन साहित्य वो मंच पर जिया जाता था, सबके सामने एकदम नाटकीय अंदाज में, और अक्सर खूनी भी। वहीं कैरोलिन साहित्य जो था वो पन्नों पर सिमटा हुआ था, ज्यादा निजी, ज्यादा विचारों से भरा, और हाँ, सीधे सीधे उस वक्त की राजनीति से जुड़ा हुआ। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट कुछ आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जो बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जब भी कोई जैकोबियन कहे तो दिमाग में क्या आना चाहिए? डार्क ड्रामा और बदला। और जब कोई कैरोलिन कहे तो सोचना है कविता और राजनीति के बारे में, बस। राजा जेम्स के टाइम में नाटक अपने पीक पर था, तो राजा चार्ल्स के टाइम में थिएटर बंद हो गए और देश गृह युद्ध की आग में जल उठा। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या कला सिर्फ इतिहास का आईना होती है जो बस वही दिखाती है जो समाज में हो रहा है, या फिर कला में इतनी ताकत भी होती है कि वो खुद इतिहास का रुख मोड़ दे? ये वाकई सोचने वाली बात है ना?